हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर श्रीकांत व्यास आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ई स्कूल में। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर ले रहे हैं जिसका नाम है व्यापार क्रय, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। एक्विजिशन ऑफ बिजनेस क्या होता है, सीधा यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि इसमें टू पार्टीज कौन सी होती है। पहली पार्टी होती है व्यापार क्रेता, यानी एक व्यक्ति जो बिजनेस को परचेज करेगा वो परचेजर कहलाता है। दूसरा है व्यापार विक्रेता, जो व्यक्ति अपना बिजनेस बेचने वाला है वो वेंडर कहलाता है। तो जब कोई कंपनी किसी अन्य चालू व्यवसाय, चलते व्यवसाय को खरीद लेती है, पूरे के पूरे बिजनेस को खरीद लेती है, तो उसे व्यापार क्रय, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस कहते हैं। एक्विजिशन ऑफ बिजनेस जब होता है तो जो व्यापार का क्रेता है वो वेंडर को, यानी व्यापार बेचने वाले व्यक्ति को पेमेंट कर देता है उसके बिजनेस के बदले में, और वो बिजनेस उसका हो जाता है। जो पेमेंट वो करता है उसे क्रय प्रतिफल, परचेज कंसिडरेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैं बिजनेस खरीदने वाला हूँ और आप बिजनेस बेचने वाले हो, तो आप वेंडर होंगे, मैं परचेजर हो जाऊंगा। मैं आपके बिजनेस को परचेज कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको पेमेंट करूंगा। पेमेंट जो होगा, जितना भी होगा, वो मैं, उसका जो टेक्निकल नाम है वो कहलाता है परचेज कंसिडरेशन। मैं आपको पेमेंट करूंगा। उस परचेज कंसिडरेशन की दो मेथड हो सकती है। पहली मेथड नेट पेमेंट मेथड, यानी शुद्ध भुगतान विधि। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसके अंतर्गत संपूर्ण भुगतान एक साथ वन टाइम। मैं आपको पूछूंगा कितने में बेच रहे हो, आपने कहा सर 10 करोड़ में अपना बिजनेस बेचूंगा। मैंने कहा ये लो 10 करोड़ रुपए, यानी सीधा पेमेंट की बात हुई। पेमेंट मैंने तय किया और पेमेंट कर दिया। ये फर्स्ट टाइप ऑफ मेथड कहलाती है, जिसे नेट पेमेंट मेथड कहलाता है। मैंने आपको 10 करोड़ दिए, अब ये बिजनेस मेरा हो गया। और बिजनेस मेरा होने का मतलब होता है आपकी सारी एसेट्स अब मेरी है, आपके सारे लाइबिलिटीज जो थे वो सारे मेरे हैं। दूसरा, सेकंड मेथड होता है नेट एसेट्स मेथड, शुद्ध संपत्ति विधि। नेट एसेट्स मेथड क्या होता है? इसके अंतर्गत हम अगर कुछ ना लिखा हुआ हो तो इस मेथड को ही फॉलो करते हैं। नेट एसेट्स के अंतर्गत जितनी भी संपत्तियां ली जाती हैं उन सभी संपत्तियों का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया जाता है, और उसमें से जितने भी दायित्व लिए जाते हैं उनको लेस कर दिया जाता है। यानी आप इसे कह सकते हैं टोटल एसेट्स ब्रैकेट में टेकन माइनस लाइबिलिटीज टेकन। यानी जो संपत्तियां ली जा रही हैं उनमें से जो दायित्व लिए जा रहे हैं उनको घटा दो तो आपका NA आ जाएगा, नेट एसेट्स आ जाएगा। क्लियर? और जितना नेट एसेट्स आएगा उतना आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। ये सेकंड टाइप ऑफ मेथड होती है परचेज कंसिडरेशन के लिए। दोनों ही स्थिति में एक चीज़ और विशेष आती है, जब पेमेंट किया जाता है तो यदि परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से ज़्यादा किया जा रहा है तो वो गुडविल कहलाएगा। यानी टोटल पेमेंट टू वेंडर, जिसको हम परचेज कंसिडरेशन कहते हैं, उसमें से नेट एसेट्स घटा देते हैं। घटाने पर जो आएगा वो प्लस में आएगा, वो गुडविल कहलाएगी। और यह आपको मैंने कहा कि जितना आपकी बिजनेस की वैल्यू थी उससे ज़्यादा यदि आपको पेमेंट करे तो वो गुडविल है। उसका विपरीत अगर ऐसा होता है कि जो नेट एसेट्स थी वो तो थी ज़्यादा, जबकि आपको पेमेंट उसके लिए कम किया गया, तो उसे कैपिटल रिजर्व कहा जाता है। ये दो बातें साथ में आ जाती हैं। अब जैसे मान लो अभी हमने बात करी कि 10 करोड़ रुपए में आपका बिजनेस परचेज किया। अगर आपके नेट एसेट्स की वैल्यू 8 करोड़ होती और मैं आपको 10 करोड़ पेमेंट कर रहा हूँ, इसका अंदर 2 करोड़ जो मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट किया, दैट इज कॉल्ड पेमेंट फॉर गुडविल। और इसका अपोजिट ले लें कि वैल्यू तो 8 करोड़ की थी, मैंने आपको 7 करोड़ का ही पेमेंट किया, यानी ये मेरे लिए बचत हो गई, तो वो बचत जो है उसको मैं कैपिटल रिजर्व के रूप में लिखूंगा, वो मेरा फ़ायदा हो गया। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि जब
परचेज कंसिडरेशन अधिक हो तो ऐसी कंडीशन में गुडविल, और यदि परचेज कंसिडरेशन कम हो तो वो कहलाता है कैपिटल रिजर्व। किससे कम और किससे अधिक? तो नेट एसेट से अधिक होने पर गुडविल और नेट एसेट से कम होने पर कैपिटल रिजर्व। अब उसके बाद में जर्नल एंट्री जिसमें हम करते हैं। जर्नल एंट्रीज में बिजनेस परचेज करने के लिए इन द बुक्स ऑफ परचेजर, परचेजर की बुक में जो एंट्री होगी वो लिखी जाएगी। परचेजर की बुक में एंट्री लिखी जाएगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट दिया, वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन, तो जो टेकन है वो लिया जाए, तो एसेट्स जो भी लेगा उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। अब सन्ड्री एसेट्स का मतलब अलग अलग नाम करके इस एंट्री में लिखा जाएगा, जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीन है, उन सबको डेबिट किया जाएगा जो लिया गया और जितनी वैल्यू पे लिया गया। उसी तरह से सन्ड्री लाइबिलिटीज़, जो लाइबिलिटीज़ ली गई उनकी वैल्यू यहाँ पे लिखी जाएगी, और जो डिफरेंस है वो परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा, जिसे टू वेंडर कहा जाएगा। यह एंट्री किस लिए की गई है? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर एंड परचेज कंसिडरेशन ड्यू, इसकी ये एंट्री की जाती है। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट दिया टू सन्ड्री लाइबिलिटीज और टू वेंडर। क्लियर? अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एंट्री होती है वेंडर को पेमेंट करने के लिए, परचेज कंसिडरेशन पेड, तो उसकी एंट्री है रिसीव करने वाला कौन है? वेंडर है, तो वेंडर अकाउंट दिया टू डेबिट टू, अगर आप उसको इक्विटी शेयर कैपिटल देते हो तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर देते हो तो टू प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर देते हो तो टू डिबेंचर, और कैश या बैंक देते हो तो टू कैश या बैंक, यानी वॉटेवर और जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करते हो वो सारे आपके क्रेडिट कर दिए जाएंगे, परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट हो जाएगा। ये दो एंट्री हो गई। थर्ड एंट्री होती है कि यदि आप डिले कर देते हो, पेमेंट करने में लेट करते हो, तो लेट करते हो तो आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वेंडर को, तो इंटरेस्ट टू वेंडर अकाउंट दिया टू बैंक। बस ये तीन एंट्रियां ही मुख्य रूप से इस चैप्टर में की जाती है। अब उसके बाद में आता है नेक्स्ट पार्ट, क्रेता द्वारा डेटर्स और क्रेडिटर न लेना। ये क्या होता है? कई बार क्या होता है कि जो परचेजर है वो ये कह देता है मैं आपके डेटर्स और क्रेडिटर्स नहीं लूँगा, तो वो एक एजेंट के रूप में काम करता है, और डेटर और क्रेडिटर के लिए पेमेंट वो केवल रिसीव करता है, और जब वो एजेंट के रूप में डेटर और क्रेडिटर को लेता है तो वो उस पर उसकी जर्नल एंट्रीज करेगा और कमीशन भी लेगा। पॉइंट एक बार दोबारा से सुन ले, क्या है? आपको बिजनेस बेचना था, मुझे खरीदना था, मैंने खरीदते समय ये तय किया कि मैं आपके डेटर्स और क्रेडिटर्स नहीं लूँगा। आपने कहा ठीक है सर मत लेना, लेकिन आप ऐसा करो कि आप एजेंट के रूप में हमारे डेटर्स और क्रेडिटर्स का हिसाब संभाल लो, क्योंकि अब बिजनेस तो आपके पास है तो लोग आपके पास आएंगे, तो उसके ये जो एजेंट के रूप में काम करता है, आपके डेटर और आपके क्रेडिटर्स मैं लूँगा और उसका हिसाब अलग से रख के, और जितना भी पैसा आएगा और जाएगा उसका फाइनल पेमेंट आपको कर दूंगा। यानी मैंने आपके डेटर और क्रेडिटर नहीं खरीदे हैं, मैं सिर्फ एजेंट के रूप में काम करूंगा। तो ऐसी स्थिति में जर्नल एंट्री क्या होती है? सबसे पहले नंबर 1, बैंक अकाउंट दिया टू वेंडर एडजस्टमेंट। आपका कोई डेटर मुझे जब पैसे देने के लिए आएगा तो मुझे पैसा मिलेगा, तो उसकी एंट्री मैंने करी बैंक अकाउंट दिया, और वो है किसका? आपका है, इसलिए नाम लिख दिया टू वेंडर एडजस्टमेंट। नरेशन देखो, डेटर ऑफ वेंडर से प्राप्त करने पर, यानी व्हेन यू रिसीव द मनी फ्रॉम डेटर ऑफ वेंडर, आपके डेटर से मैंने पैसे प्राप्त किए। सेकेंड एंट्री होती है पेमेंट करने की, आपके क्रेडिटर को मैं पेमेंट करूंगा, है ना, तो पेमेंट टू द क्रेडिटर की एंट्री है वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट दिया टू बैंक। आप इन दोनों एंट्री से ये बात समझ गए होंगे, ना मैं डेटर शब्द यूज कर रहा हूं ना मैं क्रेडिटर कर रहा हूं, आपका नाम डाल रहा हूं, और उसको हम लिख रहे हैं वेंडर एडजस्टमेंट। यानी जब आपका कोई पैसा मुझे मिला, मैंने लिखा बैंक अकाउंट दिया टू वेंडर एडजस्टमेंट। आपका पेमेंट मुझे कोई करना है तो मैंने उसको लिखा वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट दिया टू बैंक। अब मैं इस काम के लिए कमीशन लूंगा तो कमीशन की एंट्री हो जाएगी वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट दिया टू कमीशन। ओके, इससे कमीशन ड्यू हो जाएगा। अब लास्ट में मुझे क्या करना है? अब फाइनल पेमेंट करना है, तो मैंने इसमें देखो कुछ संख्याएं लिखी हैं, आप उसको समझें। मैंने कहा 20,000 रुपये आपके मुझे मिले, उसमें से मैंने क्रेडिटर को 15,000 पेमेंट कर दिए, ठीक है। अब मेरे पास कितने बचे? 5,000। 5,000 में से 2,000 मैंने अपना कमीशन रख लिया। अब मेरे पास लास्ट पेमेंट कितना बचा है कि सर 3,000 बचा है, वो 3,000 मैं किसको दे दूंगा? आपको वापस लौटा दूंगा।
तो बैलेंस अमाउंट 3000 आपको दी और उसकी एंट्री करूंगा वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट DR2 बैंक, और ये नरेशन क्या है, फाइनल पेमेंट। यानी इस तरीके से पैसे आने की एंट्री, पैसे जाने की एंट्री, कमीशन की एंट्री और फाइनल पेमेंट की एंट्री, ये 4 जनरल एंट्रीज अपने को करनी होती है। इसमें रिस्क जो होता है कि सर पैसे डूब गए, वो हो गया, वो मुझे कोई मतलब नहीं है। डिस्काउंट दे दिया, किसी ने पैसे कम दिए, किसी ने ज़्यादा दिए, चूंकि क्रेता केवल एजेंट होता है, इसलिए वो जितना आया उसकी एंट्री, जितना गया उसकी एंट्री, अपने कमीशन की एंट्री और फाइनल पेमेंट की ये एंट्री करेगा। बैड डेट्स होना, ज़्यादा मिलना, कम होना, सब वेंडर का है, वो इस बुक में नहीं आएगा। नेक्स्ट, उसके बाद में आता है नेक्स्ट एक पार्ट है इसमें गारंटी। ये गारंटी शब्द क्या है कि मैं आपकी सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ नहीं खरीद रहा था, तो आपने मुझे क्या कहा कि सर मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप मेरा बिजनेस खरीद लो। आपको 3 चीज़ों के लिए गारंटी है। डेटर, कमी की राशि वेंडर देगा। इसका मतलब है कि आपका जो डेटर है, जितने रुपए मैं कह रहा हूँ ना, जैसे मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि सर डेटर 20,000 रुपये के है और आपको सारा पैसा मिल जाएगा, तो मैंने कहा ठीक है, गारंटी है क्या? कि हाँ गारंटी है। तो ऐसा ही हुआ, अगर 20,000 रुपये पूरे मिल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, 22,000 मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कम मिले पैसे, यानी डेटर ने 18,000 रुपये ही दिए, तो 2,000 जो कम हुआ वो कौन दे देगा? वेंडर दे देगा। तो सिंगल लाइन हो गया। डेटर की गारंटी का मतलब हो गया कि डेटर से यदि कोई राशि कम मिलती है तो वो कौन देगा? वेंडर से लूंगा, क्योंकि गारंटी किसने दी है? वेंडर ने दी है। किसको दी है? परचेजर को। उसी तरह से क्रेडिटर, क्रेडिटर को मतलब होता है पेमेंट करना। आपने कहा कि क्रेडिटर 15,000 के होंगे, लेकिन वास्तव में मुझे 17,000 पेमेंट करना पड़ा, तो 2,000 मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट किया। तो इस 2,000 एक्स्ट्रा पेमेंट के लिए क्या नियम है? वृद्धि की राशि वेंडर देगा। यानी जितना भी मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा, आपने गारंटी ली थी, इसलिए जितना भी एक्स्ट्रा हुआ वो आप देंगे। 2 गारंटी समझ में आ गई, डेटर के लिए और क्रेडिटर के लिए। इस सिंगल लाइन में ये क्लियर होती है बात। डेटर अगर कमी की राशि है तो वेंडर देगा, क्रेडिटर यदि वृद्धि की राशि है तो वेंडर देगा। यानी ये गारंटी ली थी आपने, वो गारंटी पूरी नहीं हो रही तो आपसे ही मुझे पैसा लेना है। फिर अगला पार्ट आता है प्रॉफिट या डिविडेंड। वेंडर जो होता है, व्यवसाय बेचना है उसको, तो वो मुझे यहां तक गारंटी दे देता है परचेजर को कि आपके जो लाभ है वो भी आगे वाले सालों में इतने इतने होते रहेंगे। तो उसने गारंटी ले ली। अगर मान लो किसी भी वर्ष में ऐसा कम होता है, किसी भी कारण से आपके लाभ कम होते हैं, तो वो लाभ जितना भी कम पड़ा वो कौन देगा? वेंडर देगा। तो ये 3 तरह की गारंटी होती है, डेटर्स गारंटी, क्रेडिटर्स गारंटी एंड प्रॉफिट गारंटी। इसमें बेचने वाला ये कहता है इन तीनों की गारंटी मेरी है, जितना मैं कह रहा हूं उससे यदि कहीं कमी हुई या आपकी लाइबिलिटीज बढ़ी तो वो सारी मेरी जिम्मेवारी है। तो ये गारंटी 3 तरह की होती है। इसका एक पूरा पर्टिकुलर क्वेश्चन है, वो जब हम करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। अब इसके लास्ट फेज में आ जाते हैं, वो है समामेलन से पूर्व लाभ अथवा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस पीरियर टू इनकॉर्पोरेशन। ये क्या होता है? आप लोग जानते हैं कि कोई भी बिजनेस वर्ष की किसी भी ड्यूरेशन में परचेज किया जा सकता है। तो वर्ष की किसी भी ड्यूरेशन में यदि परचेज किया जाता है, तो मान लो उससे पहले जिस दिन बिजनेस खरीदा था, उस डेट से पहले और उस डेट के बाद, ये 2 प्रॉफिट के हिस्सों में बांटा जाता है। उसका कारण क्या है कि पहले तो एक नॉर्मल बिजनेस था, फिर कंपनी बन गई, है ना? तो कंपनी बनने के बाद का प्रॉफिट हो गया। 2 बातें ऐसे हो गई। तो प्री प्रॉफिट और पोस्ट प्रॉफिट, ये 2 बातें होती हैं। तो जितने भी लाभ हुए इनकॉर्पोरेशन से पहले के कितने हैं और इनकॉर्पोरेशन के बाद के कितने हैं, इन 2 भागों में बांटना प्रॉफिट एंड लॉस पीरियड और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट कहलाता है। ये अलग अलग इसलिए किए जाते हैं क्योंकि पहले का जो प्रॉफिट है, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट है, वो कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है, उससे बांटा नहीं जा सकता है। और जो बाद का प्रॉफिट होता है वो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है, उसे डिविडेंड के रूप में बांटा जा सकता है। तो हमारे सवाल में जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के खर्चे या दे रखे होंगे, उन सबको हमें प्री और पोस्ट में बांटना होगा। अब प्री और पोस्ट में बांटने का नियम क्या है, वो यहाँ पे है। प्रॉफिट बिफोर और आफ्टर कैसे बांटा जाता है इनकॉर्पोरेशन में, तो उसके लिए देखो यहाँ पे सबसे पहले टाइम रेशियो में जो खर्चे समय से संबंध रखते हैं उनको टाइम रेशियो से बांटा जाता है। जैसे रेंट, इंश्योरेंस, प्रीमियम, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, ऑडिट फीस, ऑफिस एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, सैलरी एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे टाइम रेशियो में बांटे जाने वाले खर्चे हैं।
उसके बाद में सेल्स रेशियो, जो खर्चे सेल्स से संबंध रखते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस, कैरीज आउटवर्ड, बैड डेट्स, कमीशन, डिस्काउंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड ग्रॉस प्रॉफिट, ये सारे किस में बांटे जाते हैं? सेल्स में। क्लियर? एक्सपेंडिचर प्री टू इनकॉर्पोरेशन, कुछ खर्चे पूर्व के होते हैं, पहले से ही, यानी प्री के माने जाते हैं। तो प्री के जो माने जाते हैं, तो टू प्री लिखा हुआ है, प्री इनकॉर्पोरेशन, उसमें आता है पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, पार्टनर्स इंटरेस्ट और ड्राइंग्स इंटरेस्ट। तो ये आपके प्री के माने जाते हैं, इनको बांटना नहीं है, ये पहले से तय है, ये प्री के हैं, पोस्ट के नहीं हैं। उसी तरह से एक्सपेंडिचर पोस्ट टू इनकॉर्पोरेशन, ये वो खर्चे हैं जो केवल पोस्ट के ही होंगे, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, डिबेंचर इंटरेस्ट, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, डायरेक्टर की आपके रेम्यूनरेशन हो गया, कमीशन हो गया, जो भी। क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि कंपनी बनने के बाद में ये सारे खर्चे होते हैं, तो इसीलिए इनको पश्चात के कहते हैं। ओके, तो ये पूर्व के हैं और ये पश्चात के हैं। तो टाइम रेशियो में बांटना प्री और पोस्ट में, सेल्स रेशियो में बांटना प्री और पोस्ट में, और कुछ ऐसे हैं जो केवल प्री के हैं, वो यहाँ पे हमने देख लिए, और कुछ ऐसे हैं जो केवल पोस्ट के हैं, जो यहाँ पे हमने देख लिए। ये इस तरीके से प्री और पोस्ट में बांटा जाता है। आज के जो चैप्टर है उसमें हमने सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट कंप्लीट कर दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आ गई। अगर आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट में लगभग समझ में आ गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। इन सबको आप नोट कर लें अपनी कॉपी में, और जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें तो उस समय उसको मैच करें, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। आप इस वीडियो को 2 बार देखेंगे तो पूरा याद हो जाएगा। इसमें मैंने सारी चीज़ें ले ली हैं, एक एक करके जितने भी पॉइंट्स इस पूरे चैप्टर में आएंगे वो सारे कंप्लीट कर दिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से समझेंगे। जो भी हो अपना रेस्पॉन्स कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू प्यारे बच्चों।